शादी के बाद क्या कंसेंट खत्म हो जाता है? I said no. अगर एक लड़की ना बोले और सामने वाला आदमी उसका हस्बैंड हो तो क्या उसकी ना की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है? नो का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता ना, पत्नी की क्या नो। सोचने वाली बात यह है कि अगर वही ना किसी स्ट्रेंजर को बोली जाए, किसको अच्छा लगता है सर? कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती। अगर बॉयफ्रेंड फोर्स कर रहा हो, अगर दोबारा करेगा ना सर तो तुम्हारा खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। लेकिन जब रिलेशनशिप का नाम हस्बैंड हो जाता है तो सब कुछ एक पल में ही बदल जाता है। उस वक्त आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं? WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग 30% वुमेन अपनी पूरी लाइफ में अपने पार्टनर से किसी ना किसी तरह का फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज फेस करती है। अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग हर 3 में से एक मैरिड वुमेन किसी ना किसी प्रकार के स्पाउसल अब्यूज फेस करती है, यानी अपने पार्टनर के द्वारा किसी ना किसी प्रकार का वायलेंस फेस करती है। अगर बात की जाए कर्नाटका और मणिपुर जैसे स्टेट्स की तो इन स्टेट्स में केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है। असल में चौंका देने वाली बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, ना FIR होती है, ना इन तरह के अब्यूसेस को किसी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है और ना ही किसी प्रकार का नाम दिया जाता है। ऐसे देखा जाता है जैसे ये वायलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते और शायद इसीलिए हमने इस इशू को इग्नोर करना सीख लिया है या फिर नॉर्मल बोल दिया है। एडजस्ट करना पड़ता है या फिर इसे चुप रहकर सहना सिखा दिया जाता है। पर सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या शादी के बाद कंसेंट खत्म हो जाता है या हमने कभी इस टॉपिक को सीरियसली लिया ही नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जिसे कोई नाम ही नहीं दिया गया, लेकिन हम मैरिटल रेप्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में ये बताओ कि आपका इस मुद्दे को लेकर क्या पॉइंट है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। देखो, ये प्रॉब्लम रेयर नहीं है, बस इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है। ये एक ऐसी समस्या है जो हर घर के अंदर हो रही है, बंद दरवाजों के पीछे हो रही है और अक्सर बिना किसी को पता चले हो रही है। बहुत सी मैरिड वुमेन अनवांटेड इंटीमेसी फेस कर रही है, फोर्स्ड इंटीमेसी फेस कर रही है, पर वो उसे नाम भी नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि शादी के बाद ये नॉर्मल है और ये हर रिलेशनशिप में होता है और यही नॉर्मल वर्ड ही सबसे ज्यादा डेंजरस और घातक साबित होते जा रहा है। क्योंकि जब हम एक एबनॉर्मल चीज को बहुत नॉर्मल बना देते हैं तो उसका दर्द धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है, वो एक न्यू नॉर्मल बन जाता है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, इंसान मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। डिप्रेशन, कांस्टेंट एंजाइटी, स्लीप इश्यूज और कई बार तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस ऑर्डर तक पहुंच जाता है। वो व्यक्ति जो इन चीजों से गुजर रहा होता है उसे फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स आते हैं। धीरे धीरे वो इंसान अपनी ही आइडेंटिटी से डिस्कनेक्टेड फील करने लगता है और अपने ही इमोशंस पर डाउट करना शुरू कर देता है और साइलेंटली कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों पर। बच्चे डायरेक्टली सब कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो घर की टेंशन फील कर लेते हैं और उनके दिमाग में वही इन्वायरमेंट नॉर्मल बन जाता है और बिना समझे वो भी वही पैटर्न सीख लेते हैं और इसीलिए ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, ये एक ऐसा साइलेंट साइकिल बन जाता है जो हर जनरेशन से जनरेशन तक चलता रहता है। और जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो तो एक सिंपल सी एक्सपेक्टेशंस तो इंसान रख ही सकता है कि शायद कानून आपको जरूर प्रोटेक्शन देगा। पर अफसोस की बात तो यह है कि कानून भी इस मामले में थोड़ा दोहरा रवैया रखता है। चलो उसको देखते हैं, लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। अगर आप रोज फोन या लैपटॉप पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो एक बार ऑनेस्टली खुद से ये जरूर पूछना कि क्या ये टाइम बस निकल रहा है या फिर आप फ्यूचर के लिए भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ कंटेंट देखना सफिशिएंट नहीं है, रियल पावर है कंटेंट क्रिएट करने की। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्रांड्स, हर जगह कंटेंट ही कंटेंट है, लेकिन डिफरेंस सिंपल है कि जो लोग सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वो लोग जो कंटेंट क्रिएट करना सीख रहे हैं या फिर सीख लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी क्रिएशन के वर्ल्ड में एक स्किल बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और वो स्किल है वीडियो एडिटिंग। आज बिगनर्स भी सिर्फ एडिटिंग के थ्रू 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक हर महीने अर्न कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग एडिटिंग को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं, जबकि रियल एडिटिंग सिर्फ एडिटिंग नहीं होती है, ये होती है स्टोरी बिल्डिंग, इमोशंस क्रिएट करना और ऑडियंस को एंड तक बांधे रखना। पर सवाल ये आता है कि ऐसे एडिटिंग सीखे कहां से? इसी गैप को फिल करने के लिए हमने लॉन्च किया है दी स्किल्ड ब्रेन्स।
जहां आपको मिलता है एक कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स सिर्फ 999 में, जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। अगर आप एक रियल स्किल बिल्ड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार चेक जरूर करना और अपने आप को स्किल्ड बनाना। अब चलो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग कोई भी नॉन कंसेंशुअल एक्ट क्लियरली इलीगल है, मतलब सीधा सीधा उसे क्राइम माना जाएगा। लेकिन जैसे ही ये एक्ट मैरिज के अंदर होता है उसे क्राइम नहीं माना जाता है। और ये चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट जाती है, जहां बराबरी, भेदभाव और जीने की आजादी की बात तो होती है, पर ये एक्सेप्शंस इन सब के ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और एक विमेन को अपनी ही बॉडी पर पूरा हक नहीं देता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो तो सेम एक्ट, सेम रेजिस्टेंस, सेम पेन, बस रिलेशनशिप का लेबल चेंज होता है और लॉ के रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाते हैं। सोचो 2017 में एक विमेन ने हिम्मत करके अपने हस्बैंड के खिलाफ केस किया। केस फाइल करने के बाद उसने अक्यूज किया कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, उसे फिजिकली, मेंटली टॉर्चर किया गया है और उसकी बेटी के साथ भी गलत काम हुआ है और आप इसे कहीं तक जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हस्बैंड ने तुरंत एक लीगल लूपहोल का यूज करके बोला कि शादी के अंदर जो होता है वो रेप नहीं माना जाता है, क्योंकि लॉ में एक एक्सेप्शन है। 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट में इस इशू पर 2 जजेस ने अलग अलग डिसीजन दिए। एक ने कहा कि इस चीज को गलत ठहराना चाहिए और ये चीज गलत है, और वहीं पे दूसरे ने इस चीज को वैलिड मान लिया। तब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। फिर मैटर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने आया। सुनवाई के दौरान चंद्रचूड़ जी ने भी ये माना कि शादी के अंदर भी कंसेंट इंपॉर्टेंट है और इस लॉ के एक्सेप्शन पर सीरियस कंसर्न्स उठाए। फिर कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से एक क्लियर स्टैंड मांगा, जिसके बाद 2024 में गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल करके कहा कि कंसेंट जरूरी है, लेकिन इसे रेप बोलना उसके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हार्श हो सकता है और इसीलिए उसे एग्जिस्टिंग लॉ से ही हैंडल किया जा सकता है। और आज इतने सालों बाद भी केस अभी तक पेंडिंग है। सोचो उस वुमेन को रोज क्या क्या झेलना पड़ता होगा। फुलबोनी दासी एक 11 साल की लड़की, जिसकी शादी हरिमोहन नाम के एक व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद उसका हस्बैंड उसके साथ जबरदस्ती करता और इस हद तक कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इसे क्राइम माना गया? नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी ब्रिटिश लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर नाम का एक कॉन्सेप्ट था, जहां वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी माना गया था और इररिवोकेबल कंसेंट का आइडिया था, मतलब शादी के बाद कंसेंट परमानेंट मान लिया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेक्शन 375B ऑफ द इंडियन पिनल कोड का हवाला देते हुए उसे सिर्फ 12 महीने की हार्ड लेबर की सजा दी। इस इंसिडेंट के बाद एक इतना बड़ा आउटरीच हुआ कि 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया और जिसमें एज 10 ईयर्स से बढ़ाकर 12 ईयर्स कर दी गई, पर मैरिज के अंदर कंसेंट का कंसेप्ट अभी भी नहीं बदला। फिर 1940 में लॉ बदला और मैरिटल एक्सेप्शन 15 साल तक एक्सटेंड हो गया। फाइनली 2017 में इसे 18 साल कर दिया गया और फिर 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ, जहां सेक्शन 375 ऑफ IPC को सेक्शन 63 से रिप्लेस किया गया। लेकिन मैरिटल रेप एक्सेप्शन का कोर आइडिया अभी भी वैसा का वैसा ही धरा का धरा है। मतलब समझने वाली बात इतनी सिंपल है कि इतने सालों में चेंजेस के चांसेस बार बार आए, नंबर्स बदले, लॉस के नाम भी बदले, पर फाउंडेशन नहीं बदला, कोर आइडिया वही का वही रहा। हिस्ट्री आगे बढ़ गई पर सोच वही की वही रह गई और इसी सोच का बोझ आज भी लोग अपने कंधों पर लेकर जी रहे हैं और उसे अपना गर्व मानते हैं, उसे अपना हक मानते हैं, पता नहीं क्या मानते हैं। देखो, वायलेंस से ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि विक्टिम इस बोझ को नॉर्मलाइज कर देते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट समझना पड़ेगा, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यानी कि जब एक इंसान बार बार एक ही सिचुएशन में पावरलेसनेस फील करता है तो उसे लगने लगता है कि वो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता है, तो धीरे धीरे वो रजिस्ट करना ही बंद कर देता है और वही सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है जैसी वो है। इसीलिए बहुत सी विमेन कंप्लेन ही नहीं करती, उन्हें लगता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। और इसी में एक और लेयर ऐड हो जाती है, गैस लाइटिंग। यानी जब बार बार उन्हें यह बोला जाता है कि ये तो नॉर्मल है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो इंसान अपनी ही रियलिटी, अपने ही थॉट्स और परसेप्शंस पर डाउट करने लगता है। और इसी वजह से जब मी टू मूवमेंट आया तो बहुत सारी महिलाओं ने पहली बार ये रियलाइज किया कि जो उनके साथ हो रहा था वो गलत हो रहा था। आजकल कुछ वेब सीरीज और फिल्म्स भी इस टॉपिक को उठाना स्टार्ट कर चुकी हैं, जैसे चिरैया, जहां पे ये बताया गया है कि मैरिज के अंदर इमोशनल और फिजिकल कंट्रोल किस तरह से डोमिनेट करता है बाय द मेल पार्टनर। उस वेब सीरीज में भी विक्टिम को ये समझने में टाइम लग जाता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है,
और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी, एक रिफ्लेक्शन है जिसके थ्रू आज भी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हो रही है कि ये गलत है। आज सोसाइटी में बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर इसे क्राइम मान लिया गया तो लॉ का मिसयूज होगा, पर सिंपल सा लॉजिक ये है कि लॉ कोई भी उठा लो, हर लॉ का मिसयूज हो रहा है। डॉरी एज ए लॉ मिसयूज होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एज ए लॉ मिसयूज होता है, पर क्या हम उन्हें हटा देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ का पर्पस परफेक्ट होना नहीं होता है, लॉ का पर्पस होता है नेसेसरी होना। लॉ होने से जो विक्टिम होता है वो अश्योर्ड फील करता है, लॉ होने से एक डर पैदा होता है, एक बाउंड्री सेट होती है। तो सवाल ये है कि फिर यहाँ एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्कम्फर्ट ज्यादा है। लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैरिज के अंदर भी वायलेशन हो सकता है। देखो, आज प्रॉब्लम मिसयूज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में ये मान लिया है कि शादी के अंदर भी मर्जी उतनी ही जरूरी है जितनी शादी के बाहर। जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, और साथ ही साथ अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो नेपाल, साउथ अफ्रीका, घाना, ये स्मॉल कंट्रीज भी बिना मर्जी के संबंध को क्राइम मान चुके हैं। यानी एक तरफ दुनिया आगे बढ़ चुकी है और दूसरी तरफ हम अभी भी वही पुरानी डेफिनेशन पकड़कर बैठे हैं। तो इतना कुछ समझने के बाद में ये तो क्लियर है कि समस्या है, लेकिन समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। कंसेंट का मतलब लोगों को छोटी एज से समझाना पड़ेगा। स्कूल लेवल पर ही हमें ये क्लियर करना होगा कि मर्जी क्या होती है। हाँ का मतलब हाँ होता है और ना का मतलब ना होता है। दूसरा है फैमिली कन्वर्सेशंस। घर में जो सबसे ज्यादा सिखाया जाता है वो एक शब्द होता है कि एडजस्ट करो। अब हमें उसे रिप्लेस करना होगा रिस्पेक्ट करो वर्ड से, क्योंकि जहां रिस्पेक्ट होगी तभी कंसेंट समझ में आएगा। तीसरा है कानून की मजबूती। लॉ ऐसे होने चाहिए जो क्लियर मैसेज दे कि बिना मर्जी के कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो, ऐसा भी हो। और चौथा है सपोर्ट सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति हेल्प लेना चाहता है तो उसके पास में ऑप्शंस होना चाहिए कि वो बिना किसी डर के उन तक पहुंच सके, और इसके लिए इंडिया में हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं। विमेन हेल्पलाइन का नंबर है 181, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का नंबर है 7827170170। आप इन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नंबर 24/7 ओपन रहते हैं। एट लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल क्लैरिटी। कंसेंट एक बार का एग्रीमेंट नहीं है, ये हर बार होता है, हर सिचुएशन में होता है, हर रिलेशनशिप में होता है, और इसे हर बार लेना पड़ता है। हम लीगल टर्म्स में पढ़ते आए हैं कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इससे ऊपर शादी एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से, रिस्पेक्ट से बना है। और किसी भी रिश्ते की सबसे बेसिक कंडीशन होती है रिस्पेक्ट। अगर एक इंसान ना बोल भी नहीं पा रहा है तो वहां पर प्यार है ही नहीं, वहां पर सिर्फ कंट्रोल होता है। और जिस दिन हर कोई इंसान ना को ना समझना शुरू कर देगा, उस दिन शायद हमें किसी लॉ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन हम एज ए सोसाइटी इतने ग्रो कर चुके होंगे। तो इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक वो मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।